दोस्तों, इलेक्शन के समय में अगर बिना वोट पड़े, बिना वोटिंग के अगर कोई उम्मीदवार जीत जाए तो जरा आप सोचिए कितना बड़ा खेल हुआ होगा। और ऐसा खेल मोदी के गुजरात के सूरत शहर में हुआ, जहां बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को विजेता घोषित करार कर दिया गया बिना वोट पड़े। वोट पड़ने थे 7 मई को और 22 मई को 2 दिन पहले ही मुकेश दलाल को, जो बीजेपी के सूरत से कैंडिडेट थे, उनको विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुकेश दलाल के विपरीत उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक कंबाइंड कैंडिडेट खड़ा था, उसके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और अन्य कैंडिडेट्स भी थे, एक बीएसपी का भी था और अन्य कैंडिडेट्स भी थे। और बड़ी हैरानगी की बात है, उन सब ने एक एक करके अपने नॉमिनेशन पेपर्स ही विड्रॉ कर दिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने विड्रॉ किए या विड्रॉ करवाए गए। इस सारे इनसाइड स्टोरी को समझने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सूरत शहर में ही सबसे बड़े कांड क्यों होते हैं। मोदी के सूरत शहर में पहले भी बहुत बड़े कांड हुए हैं। मैं 2 यहां गिनाऊंगा, याद कीजिए जरा। जून 2022 में जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जा रहा था, तब एकनाथ शिंदे किस तरह बागी नेताओं को लेकर बस से भागे थे और सूरत के इसी होटल में वो ठहरे थे। इसी होटल में, इसी सूरत में प्लानिंग की गई और सारा कांड, सारा खेला किया गया। याद कीजिए, मार्च 2023 जब राहुल गांधी ने अडानी कर अडानी को घेर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी अडानी पर मौन व्रत धारण किए हुए थे, तो किस तरह वहां की लोकल अदालत ने राहुल गांधी पे प्रधानमंत्री को लेकर डिफेमेशन केस उन्होंने दायर कर दिया और इसी सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, इसी सूरत की अदालत ने। तो दोस्तों, अगर बिना वोटिंग के अगर कोई कैंडिडेट इस तरह जीत जाए मोदी के इस दौर में, तो जरा सोचिए कितना बड़ा खेला यहां खेला जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में किस तरह का यह खेल हो रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सूरत ही क्यों। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये सीआर पाटिल साहब हैं, ये गुजरात के बीजेपी के चीफ हैं और सूरत से कई बार सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। और कहा जाता है कि गुजरात में सीआर पाटिल के बिना, सीआर पाटिल के इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर अमित शाह के बाद मोदी के सबसे ताकतवर अगर कोई सिपह सलार हैं तो सीआर पाटिल साहब हैं। दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि सीआर पाटिल और अमित शाह के बीच एक कंपटीशन चल रहा है, जहां अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं गुजरात के सूरत शहर में सीआर पाटिल ने नतीजे आने से पहले 4 जून से पहले ही सूरत की लोकसभा की सीट मोदी जी के झोले में डाल दी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना वोटिंग के सूरत में बीजेपी जीत कैसे गई। सूरत में बीजेपी की हालत बड़ी ज्यादा टाइट थी, जहां एक और टेक्सटाइल वर्कर्स का मुद्दा था, जहां राजपूत आंदोलन चल रहा था, और भी बड़े ज्यादा स्थानीय मुद्दे थे, और जहां मुकेश दलाल के अपोजिट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट नीलेश कुंभानी, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी। वहां सबसे बड़ा खेल हो गया। खेल क्या हुआ, जो 3 प्रपोजर्स, जो प्रस्तावक थे नीलेश कुंभानी के, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कंप्लेन की कि जो दस्तखत, जो हस्ताक्षर नॉमिनेशन फॉर्म में है वो उनके है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, तीनों के तीनों प्रस्तावक अंडरग्राउंड हो गए और नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया। बीएसपी के कैंडिडेट और 4 से 5 जो अन्य इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने अपना नामांकन
विड्रॉ कर दिया, बीजेपी के लिए मैदान पूरे का पूरा खाली हो गया, या यूं कहें बीजेपी ने सूरत में किसी को खड़े ही नहीं होने दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। दोस्तों, 2 बड़े सवाल, इस षड्यंत्र, इस खेल के पीछे का आखिर खेल क्या है, और दूसरा, जिस तरह वोटिंग से ठीक पहले बाकी उम्मीदवारों को किनारे करके जिस तरह बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया गया, क्या ये जो सूरत मॉडल है ये आने वाले दिनों में, आने वाले अगले चुनावों में क्या ये मोदी मॉडल होने वाला है? क्या सूरत ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर आना क्या बाकी है? दोस्तों, मेरे यहां कुछ सवाल आप लोगों से। पहला सवाल, आखिर इलेक्शन कमीशन ने इतनी आनन फानन में काम क्यों किया? क्या कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलेश कुंभानी, क्या उनको 3 प्रपोजर्स मिल नहीं सकते थे? क्या उनको प्रपोजर्स की कमी थी? तो इतनी आनन फानन में, इतनी जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया? दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन को इस सारे कांड का संज्ञान लेते हुए क्या सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं कहना चाहिए था? क्या जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाकर यह जांच नहीं करवानी चाहिए थी कि या वाकई में इन लोगों के 3 प्रपोजल्स के साइन नहीं है, या इनको डरा धमकाकर इस तरह से बयान इनके लिए गए? दोस्तों, तीसरा मेरा यह सवाल है, क्या चंडीगढ़ मॉडल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को फटकार पड़ी, क्या बीजेपी इसको सेफ गेम मान रही है? क्योंकि यहां तो कोर्ट का भी कोई चक्कर नहीं। क्या बीजेपी इसी मॉडल से चुनाव लड़ने जा रही है? क्या इस तरह के वाकया अगले फेसेस में भी सामने आएंगे? दोस्तों, अगर इस तरह चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान खाली करा दिए जाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए, तो इन सब से मोदी का आखिर मैसेज क्या है? क्या हम यह समझें कि अगर 2024 में अगर मोदी आते हैं तो संविधान जाएगा, मोदी आएगा, संविधान जाएगा, मोदी आएगा तो लोकतंत्र जाएगा? अगर 2024 में अगर मोदी जीत जाते हैं तो क्या लोकतंत्र के मायने बदल जाएंगे? चुनाव तो होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे और उनको अनअपोज्ड जिता दिया जाएगा, और विश्व को यह बताया जाएगा कि भारत की जनता, भारत के लोग इतने लोकतांत्रिक, इतने समझदार हो गए हैं कि लोकतंत्र में खर्चे को बचाने के लिए वो हर बार मोदी को जिताएंगे, हर बार 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 मोदी को जिताएंगे। तो दोस्तों, इसका एक ही विकल्प बचता है। आप भी समझते हैं कि आज की संस्थाएं किस तरह गवर्नमेंट के इशारे पे चलती हैं, तो एक ही विकल्प बचता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएं और वोटिंग करें, और हमारे इस बेहतरीन हिंदुस्तान को, इस बेहतरीन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आप लोग बचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।